So hello everyone, myself Kuldeep Singh and I am a chemistry teacher at the Indian Revolutionary School, and today I will discuss you about acid and base chapter. You know that some contents are already discussed in previous lecture, basic properties of acid and bases, chemical properties of acid and bases. Let's discuss about today's plan. आज के बारे में क्या हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किस किस कंटेंट में हमको देखना है। तो जनरली बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड और बेस से रिलेटेड जितने केमिकल रिएक्शन थे आपके सिलेबस में उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था और हमको पता चल गया था कि एसिड कैसे पहचाना जाएगा और बेस कैसे पहचाना जाएगा। एसिड अगर किसी के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह का फॉर्मेशन करता है। ये इन सारी चीज़ों के बारे में जो है पहले ही प्रीवियस लेक्चर में डिसाइड हो गया था, डिस्कस हो गया था सारी चीज़ें। आज हम लोग एक नए टॉपिक्स कह सकते हो कि रिएक्शन से ही रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करने वाले थे। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को जब आपस में मिलाते हैं तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, किस तरह का रिएक्शन होता है, आज इस टॉपिक्स के बारे में हमें डिस्कस करना है जो कि जनरली फेमस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। तो आपके यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे रखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा अगर आपको इस समय समझना है तो बस सिंपल सा समझो कि व्हेन एसिड एंड बेस मिक्स टू ईच अदर इट फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट which is called salt and water. This type of reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस को मिलाते हैं और एसिड और बेस को मिलाने के बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन वी रिएक्ट acid plus base to each other and form salt plus water is called neutralization reaction। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब इसके थोड़े से कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं ये एक्चुअल में रिएक्शन होता कैसे है। जैसे एक कॉमन सा एसिड लेते हैं जिसका नाम है HCl। HCl के बारे में तो आपने सुना ही होगा। HCl के बारे में मैंने अभी बताया था इस प्रीवियस लेक्चर में। बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं जिसका नाम है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो एक तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं सॉल्ट। यहाँ पे बनता है आपका NaCl और प्लस H2O, वाटर रिलीज हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन एसिड और base react to each other and form salt and water is called neutralization reaction। अच्छा, इसके यूज थोड़ा सा देख लेते हैं। डेली रूटीन में इसके यूज क्या है? जैसे कभी कभी आप लोग ध्यान दो कि कभी कभी अगर जो आपको जैसे मधुमक्खी हो गई है ना, मधुमक्खी जो आपको डंक मारती है तो अगर जो घर पे रहते हो आपके पास आपके वहां चूना वगैरह रहता है, चूना वगैरह, ठीक है, चूना मतलब लाइन, ठीक है, लाइन वगैरह रहता है तो आप उसमें लगा लेते हो और जो स्टीम का जो पेन है वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है, जल्दी ही खत्म हो जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है इस चीज को देखते हैं। एक्चुअल में वहां पे भी एक रिएक्शन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो मधुमक्खी का स्टीम होता है वो जब आपको डंक मारती है तो उसमें एक एसिड सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। एक एसिड उसमें डालती है और वो एसिड जाती है, उसी एसिड की वजह से आपके बॉडी में जहां पे उसने डंक किया है ईचिंग होती है और साथ साथ दर्द भी होता है। तो उस पर हम क्या करते हैं, चूना लगा देते हैं, चूना पानी लगा देते हैं। तो जब चूना पानी लगा देते हैं तो वहां पे आपका जो दर्द है थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन यही है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे जो स्टिंग था वो क्या था, एसिड, ठीक है, और जो हमने चूना लगाया वो क्या था, बेस, ठीक है। दोनों जब आपस में रिएक्शन किए तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल होने का मतलब ना तो एसिड अपना एसिडिटी सोख कर पाया, जो इफेक्ट हो रहा था, जो दर्द हो रहा था नहीं दिखा पाया,
और ना ही आपका चूना जो लाइम है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी आपका नहीं होगा। तो दोनों आपस में मिल गए, क्या कर लिया, आपस में एक दूसरे से न्यूट्रल हो गए और किसका फॉर्मेशन कर लिए, सॉल्ट का और वाटर का, जिसकी वजह से आपका जो पेन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पीएच स्केल। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में मुझे जहां तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। अब बोलोगे सर पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है, ये कौन सा नया टर्म आ गया। तो यहां पे देखो बेटा, पीएच स्केल एक मेजरमेंट करने का तरीका है। किसको मेजर करने का, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने का। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने का मतलब क्या, जैसे पीएच स्केल से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई एसिड कितना खतरनाक है या फिर कितना वीक है। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, इसको पता लगाने के लिए हमने एक पीएच पैमाना बनाया, पीएच स्केल बनाया, जो कि बहुत ही कारगर साबित होता है एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए। ठीक है, अब ये किया क्यों गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको इसका यूज कैसे किया जाता है और क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन समझे। जैसे मान लो हमने एसिड का फॉर्मेशन कर लिया, तो आपको पता है कि कुछ एसिड वीक होते हैं, कुछ एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बाय द वे एक जगह आपका एसिड रखा हुआ है और वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, आपने समझा कि वो वीक एसिड है और आप अगर जो हाथ उसमें डालोगे तो क्या होगा, आपका हाथ पूरी तरह से जल जाएगा। तो इससे बचने के लिए, ऑलरेडी हम समझ सके कि ये एसिड खतरनाक है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, बचने के लिए एक पीएच पैमाने को जो है डेवलप किया गया, जो कि बहुत ही सही होता है एसिड और बेस के जज करने के लिए, एसिड और बेस को जज करने के लिए कि किस तरह का एसिड है। ठीक है, देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो बेटा, ये जो पैमाना बना हुआ है वो एक तरह से इंडिकेटर पेपर बोल सकते हो, उसको पेपर बोल सकते हो। इस तरह का एक पेपर होता है, ऐसे रहता है। ठीक है, उस पेपर में जीरो से लेकर के 14 तक, जीरो से लेकर के 14 तक कॉलम बने रहते हैं। ठीक है, पॉइंट बने रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अगर पीएच पेपर को किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हो, सपोज दैट कि कोई चीज है आप रखे और आप पता लगाना चाहते हो कि ये कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, तो डाल रहे हैं। तो जैसे अगर जो पेपर को हमने उस सॉल्यूशन में डाला और उस पीएच की वैल्यू जीरो आ गई, उस पीएच की वैल्यू कितनी आई, जीरो, पूरा इंडिकेट करता है कि जीरो आ जाता है। ठीक है, अगर उस पीएच की वैल्यू जीरो आई तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही खतरनाक एसिड है। अगर पीएच की वैल्यू कम आ रही है तो कोई सब्सटेंस उतना ही खतरनाक एसिड होता है, और अगर पीएच की वैल्यू बहुत अधिक आ रही है तो कोई सब्सटेंस उतना ही खतरनाक बेस होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे। जैसे सपोज दैट 0 to 14 कॉलम बना हुआ है। ठीक है, पीएच का मतलब भी समझ लो, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को बताता है। मैंने बताया था आपको शुरू में ही, अगर कोई सब्सटेंस H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है तो वो क्या होता है, एसिड होता है। तो ये पीएच स्केल उसी से मिलकर बना हुआ है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को ये डिनोट करता है। अगर पीएच की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन प्लस आयन का जो लिबरेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि पीएच की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। और बहुत ज्यादा होने का मतलब जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये बताता है। ठीक है, तो सपोज दैट हमने एक सब्सटेंस लिया, हमने 1 ml HCl लिया। ठीक है, 1 ml HCl। ठीक है, और इसमें जब हमने पीएच पेपर को डाला, इसमें जब पीएच पेपर को हमने डाला तो पता चला कि ये जो है, इसका जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है।
तो 0 आने का मतलब क्या, ये HCl आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी समय हमने क्या किया, नींबू लिया, लेमन लिया, लेमन को जूस को लिया और वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाया और फिर उसमें इंडिकेटर पेपर डाला, सॉरी पीएच पेपर, पीएच स्केल डाला। उसके बाद फिर क्या होगा, 1 ml लेमन जूस में डाला तो उसकी वैल्यू आपकी आई 4.7 के अप्रॉक्स। 4.7 के अप्रॉक्स आने का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि HCl था, क्योंकि HCl की वैल्यू क्या आ रही थी, 0, और पीएच की वैल्यू जो 0 आती है तो जितनी कम आती है वो उतना ही खतरनाक एसिड होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये एसिड को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, उसके स्ट्रेंथ को, लेकिन बेस को कैसे मेजर करेंगे, बेस को मेजर करने का क्या तरीका है। तो एक चीज आप समझ लो कि बेटा अगर बीच में हम यहाँ पे 7 लेते हैं, ठीक है, बीच में हम यहाँ पे क्या रख दें 7, अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू 7 के नीचे आ रही है, किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आ रही है 7 के नीचे, तो वो क्या होगा, एसिड होगा, क्या होगा, एसिड। और एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है वो जज होगा कि वो उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे मान लो अगर जो यहाँ पे 6.5 वैल्यू किसी सॉल्यूशन की है तो वो बहुत ही स्लाइटली वीक एसिड, बहुत वीक एसिड, ठीक है, स्लाइटली एसिड। अगर किसी की 5 आ रही है वो भी स्लाइटली एसिड है, वीक एसिड ही है, लेकिन 6.5 वाले से स्ट्रॉन्ग है, और किसी की वैल्यू 4 आ रही है तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, 0 आ रही है तो और उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये तो हो गया एसिड के केस में। बेस के केस में समझो, अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू 7 के ऊपर जा रही है, 7 के ऊपर जाने का मतलब समझ रहे हो ना, 7 के ऊपर जैसे ही जा रही है मतलब यहाँ पे वो बेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर 7.2 आ गई तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेस है, जो भी सॉल्यूशन है वो क्या है, बेस है। लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में पता करें तो जितना पीएच की वैल्यू जितनी अधिक होगी सॉल्यूशन उतना ही बेसिक होगा। समझ में आया, जैसे पीएच की वैल्यू जितनी अधिक सॉल्यूशन उतना ही क्या होगा, बेसिक। जैसे 7.2 तो बहुत ही कम बेसिक, 8 इससे ज्यादा बेसिक होगा, 10 इससे ज्यादा बेसिक, 14 बहुत ज्यादा बेसिक। 14 होता किसका है, 14 होता है बेटा 1 ml NaOH, 1 ml NaOH की जो पीएच की वैल्यू होती है वो होती है 14, मतलब ये NaOH क्या है, खतरनाक बेस है, बहुत ही खतरनाक बेस है, ठीक है, बहुत खतरनाक बेस है आपका NaOH। तो ये आपका पीएच है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी देता है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कोई भी एसिड कितना वीक है, कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कोई भी बेस कितना वीक है। तो आज हमने बेसिकली एक बार फिर से समअप करते हैं, रिवाइज करते हैं, दो टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और साथ साथ में हमने पढ़ा पीएच स्केल को मेजर करना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया कि जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का, और सॉल्ट का फॉर्मेशन के साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके यूज को भी मैंने बताया डेली रूटीन में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पीएच स्केल के बारे में देख लिया, ठीक है, पीएच स्केल के बारे में हमने देखा कि इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर करने का तरीका कैसे है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इंडिकेटर। अब बोलोगे सर ये इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। व्हाट इज ए इंडिकेटर, इंडिकेटर तो गाड़ियों में लगा रहता है, जब हम किसी रास्ते से मुड़ते हैं तो वहां पे इंडिकेटर जला देते हैं, ठीक है, इंडिकेट कर देते हैं जब किसी रास्ते से मुड़ते हैं, तो वो वाला इंडिकेटर है, उसका भी अलग यूज वही है किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए, और यहाँ भी इंडिकेटर का यूज किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली इंडिकेटर हम बारे जानेंगे एसिड और बेस के केस में, इंडिकेटर जानेंगे एसिड और बेस के केस में क्या होता है। इंडिकेटर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सबस्टेंस है
जो कि बताता है, जो कि इंडिकेट करता है जो सॉल्यूशन आपने रखा हुआ है अपने पास, कोई भी सॉल्यूशन है, वो एसिड है या फिर बेस है। और पता कैसे लगाता है? अपने कलर को चेंज करके, उसके कलर को चेंज करके पता लगाता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है, जो सॉल्यूशन रखा हुआ है आपके सामने, वो एसिड है या फिर बेस है। कैसे हम पता लगाएंगे उसका? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो प्रैक्टिकल करना हो और आप अभी बिल्कुल नए नए हो और मैं आपके सामने दो तरह का सॉल्यूशन रख दूं, वहां पे उस सॉल्यूशन का मैं आपको नाम मत बताऊं, ठीक है, उस सॉल्यूशन का नाम मत बताओ, और मैं आपको बोलूं कि बिना टेस्ट किए ही बताइए आप कि ये आपका सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है, तो फिर कैसे बताओगे? अभी तक आप एसिड और बेस को जानने के लिए क्या करते थे भाई? टेस्ट करते थे, टेस्ट करते थे ना। वो भी ऐसे को टेस्ट करते थे जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड ना हो। स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर जो टेस्ट करने जाओगे तो मुंह ही जल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई सॉल्यूशन रखा है हमारे सामने, बिना टेस्ट किए बिना हमको बताना है कि ये सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसी के लिए यूज करते हैं हम इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिड और बेस में जाने के बाद अपने कलर को चेंज कर देता है, ठीक है। दो डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। अगर जो एसिड में जाएगा तो उसका कलर दूसरा होगा, और अगर जो बेस में जाएगा तो इसका कलर दूसरा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है इंडिकेट करने के लिए ही किया जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। अच्छा, इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। बेटा इसके टोटली तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा होता है आपका ऑफ्लैक्ट्री इंडिकेटर। कौन कौन होता है बताइए? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, और लास्ट में ऑफ्लैक्ट्री इंडिकेटर। ये आपका तीन तरह का इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम बस बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑफ्लैक्ट्री इंडिकेटर को हम, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर या तो आज ही वो आपका अपलोड हो जाएगा वीडियो पे, यूट्यूब पे, या फिर हम उसको कल देखेंगे, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑफ्लैक्ट्री इंडिकेटर को छोड़ के नेचुरल इंडिकेटर को देखते हैं। तो नेचुरल वर्ड से ही आपको पता है, बहुत फेमिलियर वर्ड है ये। नेचुरल का मतलब क्या? नेचर से ऑब्टेन होना। मतलब ये ऐसा आपका इंडिकेटर होगा जो कि नेचर से मिलता होगा। अब नेचर से क्या मिलेगा भाई? प्लांट तो मिलेगा, प्लांट ही तो मिलेगा। मतलब कि जो भी नेचुरल इंडिकेटर होगा वो किससे ऑब्टेन होगा? प्लांट से। किससे ऑब्टेन होगा? प्लांट से। तो हम बेटा दो तरह के यहाँ पे इंडिकेटर देखते हैं, जो कि प्लांट से मैं आपको दो ही तरह का बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में दो ही तरह का है। प्लांट से इंडिकेट होता है, एक आप प्लांट से मिलता है। पहला है आपका लाइकेन, ठीक है, और दूसरा है आपका टर्मरिक। लाइकेन और टर्मरिक। अरे वाह, टर्मरिक, ये तो सभी लोगों के घर में यूज होता है, तो बहुत बढ़िया है भाई। टर्मरिक अगर जो आपका इंडिकेटर है, हम पता लगा पाएंगे कि ये जो फॉलोइंग सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइकेन। व्हाट इज अ लाइकेन? क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर नहीं पढ़े होगे तो क्लास 7 में आप किसी चैप्टर में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर जो कोई चैप्टर होगा तो उसमें आप लाइकेन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। जो आपका लाइकेन है वो बेसिकली ऑब्टेन होता है प्लांट से, और वो भी किस किस प्लांट से? ये प्लांट का समूह होता है, ग्रुप होता है, एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई दोनों जो है एक प्लांट होते हैं, उसी से मिलके बनता है आपका लाइकेन। लाइकेन को हम निकालते हैं, लाइकेन को लाते हैं और उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं। जब उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका कलर होता है पर्पल कलर। कौन सा कलर होता है? पर्पल कलर। लाइकेन का कलर, लाइकेन के सॉल्यूशन का कलर, लाइकेन के सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? पर्पल, ठीक है। इस सॉल्यूशन को जब किसी
सॉल्यूशन में डालते हैं ये पता लगा करने के लिए कि वो सॉल्यूशन आपका एसिड है या फिर बेस है, तो होता क्या है, ये अपना कलर चेंज करता है। सपोज दैट अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया और उसको इसमें डाल दिया, ठीक है, तो अगर उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाए, अगर उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाए तो वो आपका होगा एसिड, वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड होगा। और अगर इस सॉल्यूशन को किसी दूसरे में डाला, किसी दूसरे में डाल दिया और उसका कलर हो जाए ब्लू, तो इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो लाइकेन है, जो लाइकेन का सॉल्यूशन है, वो जब एसिड में डालते हैं उसको, तो वहां पे उसका कलर हो जाता है रेड, और जब हम बेस में डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है, उसका कलर हो जाता है ब्लू। ठीक है, देखो यहाँ पे लाइकेन सॉल्यूशन, लाइकेन का कलर क्या होता है, पर्पल। ठीक है, अगर हम इसको एसिड में डालें तो फिर कलर क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, लाइकेन पर्पल, और अगर हम इसको बेस में डालें तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर हमको पता लगाना है, अगर हमें पता लगाना है कि कोई फॉलोइंग सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है, तो लाइकेन का सॉल्यूशन लेंगे और उसको डालेंगे, देखेंगे कलर कैसा आ रहा है। अगर रेड आया तो आपका एसिड हो गया, अगर आपका ब्लू आया तो फिर क्या हो गया, ब्लू आया तो फिर ब्लू आया तो बेस हो गया। इसी लाइकेन से, इसी लाइकेन से हम एक पेपर बनाते हैं, क्योंकि लाइकेन का सॉल्यूशन बनना इट इज सो चीप। ठीक है, कि लाइकेन को लाओ फिर उसका सॉल्यूशन बनाओ, ये सही नहीं लगता है। तो लाइकेन से हम पेपर बनाते हैं, उस पेपर को बोलते हैं लिटमस पेपर। उस पेपर को क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। लाइकेन से हम एक पेपर बनाते हैं, लाइकेन के मदद से हम एक पेपर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर, जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, ये लिटमस पेपर दो कलर में आपको मिलेगा, ये लिटमस पेपर आपको दो कलर में मिलेगा। पहला कलर होगा आपका रेड और दूसरा होगा ब्लू। अगर हम रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिड है। ध्यान से समझो इस बात को, अगर किसी सॉल्यूशन में हम रेड लिटमस को डाल रहे हैं, लिटमस पेपर को, और उस सॉल्यूशन में किसी भी तरह का कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका क्या है, एसिड है। ठीक है, अगर उसी रेड को हम किसी दूसरे में डाल रहे हैं और उसका कलर ब्लू हो जा रहा है, तो फिर इसका मतलब उसका जो कलर है, उसका जो सॉल्यूशन वो क्या है आपका, बेसिक। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर एसिड होगा नो कलर चेंज, अगर आपका बेस होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ब्लू में। सेम इसके साथ भी वही होता है, अगर आपका एसिड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेड में, और अगर जो आपका बेस होगा तो ये नो चेंज। ठीक है, किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो लिटमस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं आऊंगा आपको, जब स्कूल में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास में जब पढ़ेंगे, तो इसका एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल होता है, उस प्रैक्टिकल को आपको आपके सामने करके दिखाऊंगा कि कैसे कलर चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात